स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल 2024 का साइक्लोनिक सीजन, साइक्लोन रेमाल, उसके बाद साइक्लोन अस्ना, फिर आता है साइक्लोन डाना और अब बारी है साइक्लोन फेंजल की। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं भुवन झा। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं। जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। और इस डिस्कशन में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे ये साइक्लोन फेंजल का डेवलपमेंट, इसका मूवमेंट और क्यों इसको ट्रैक करना इतना डिफिकल्ट था। उसके बाद हम समझेंगे साइक्लोन्स का नेम्स कैसे दिया जाता है, कैसे इनको ट्रैक और मॉनिटर किया जाता है, और ऑब्वियसली लास्ट में हम देखेंगे साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम क्या होते हैं वैश्विक स्तर पे। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस पे। हम क्या देखते हैं कि साइक्लोन फेंजल, ध्यान रखिएगा फेंगल स्पेलिंग है पर प्रोनाउंसिएशन है फेंजल। तो साइक्लोन फेंजल रिमेन्स अ लो प्रेशर सिस्टम आफ्टर फॉर्मिंग इन द फार ईस्टर्न इंडियन ओशन इन नवंबर। यानी कि एक इनिशियल लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद इसको डिप्रेशन बनने में, यानी कि इसका प्रमोशन होने में, साइक्लोन तक का प्रमोशन होता है ना एक लो प्रेशर का, उसमें एक बीच का स्टेज है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन बनने में इसको काफी समय लग जाता है, 10 डेज लगता है इसको। एक बार ये डिप्रेशन बन जाता है उसके बाद ये इंडिया की तरफ बढ़ निकलता है। ओके, वी फाइंड दैट द स्टॉर्म इवेंचुअली बिकम्स साइक्लोन फेंजल, ड्रिफ्ट्स वेस्टवर्ड, टेक्स अ शार्प टर्न, क्योंकि इस समय नॉर्थ ईस्ट विंड्स, हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून का इफेक्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स के चलते ये एक वेस्टवर्ड ट्रैक लेता है। ओके, अब साइक्लोजेनेसिस यानी कि साइक्लोन के फॉर्मेशंस के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद बाकी सारा कुछ समझेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन या एक टॉपिक पे डाउट होता है साइक्लोन्स के रोटेशन के बारे में, कि ये क्लॉकवाइज होगा कि कैसे होगा, नहीं पता। डायरेक्शन ऑफ विंड मूवमेंट हमें नहीं पता है। ओके, रोटेशन ना लिखूं, विंड मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है वो देखा जाए। चलिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बतलाता हूं, उसके बाद आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। ओके, आप देखते हैं कि एक जगह पे लो प्रेशर बना पड़ा है। ऑलराइट, अब आपको पता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर को जाएगा, करेक्ट? यानी कि आइडियली माय विंड विल मूव लाइक दिस। पर अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स के चलते ये किस दिशा में डिफ्लेक्ट होगा? दिस विल डिफ्लेक्ट इन द राइट साइड। तो ये हवा अब कुछ इस तरीके से चला जाता है। मुद्दा समझिए पहले, ठीक है, बेसिक्स पे। यह हवा कुछ राइट को चला गया, पर इवेंचुअली इस हवा की मंशा क्या है, इस हवा की इच्छा क्या है? यह हाई प्रेशर को जाना चाहता है, इट वांट्स टू मीट द लो प्रेशर। इसके चलते क्या होगा, ये एक सडन टर्न लेगा और ऐसे घूमना शुरू करेगा, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली द हाई प्रेशर विंड वांट्स टू मूव टुवर्ड्स द लो प्रेशर, पर वो नहीं जा पा रहा है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जिसके चलते इट विल स्टार्ट टू टेक अ सडन टर्व, एक स्वर्लिंग मोशन होगा। और आप देखते हैं कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन कुछ इस तरीके से घूमेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है दोस्तों? ओके, फॉर एग्जांपल ये है 0 डिग्री, सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। ये रहा मेरा लो प्रेशर एरिया, ये रहा हाई प्रेशर एरिया, फॉर एग्जांपल। ओके, अब ये हवा आइडियली ऐसा जाना चाहती है, पर आप देखते हैं कि अब सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स के चलते डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाता है लेफ्ट, यानी कि अब यह हवा कुछ ऐसे जा रही है। पर वंस अगेन इसकी इच्छा क्या है कि मैं लो प्रेशर को मिलूं, तो ये ऐसे टर्न करेगा, स्वर्लिंग मोशन होगा और ऐसे चलेगा। यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन सदर्न हेमिस्फेयर इज क्लॉकवाइज एंड इट इज एंटी और काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव डाउट इन दिस। आप लोग किताबों में पढ़े होंगे पर समझे नहीं होंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं। ये रहा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। साइक्लोन बनने के लिए हमें चाहिए क्या? देखिए साइक्लोन जो है ना, इतना कुछ जो विंड का मूवमेंट हो रहा है, इतना कुछ घुमा रहा है, तो एनर्जी कहां से आता है? तो आप देखते हैं सारा का सारा एनर्जी आएगा आपके पानी से। ओके, विच मीन्स योर वाटर शुड बी सफिशिएंटली वार्म। अब आपके एनसीईआरटीज या आपकी किताबें कहेंगे कि ये 26-27 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि एब्सोल्युटली सही है। 27 डिग्री से टेम्परेचर अगर ऊपर रहा तो इट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर साइक्लोजेनेसिस। Similarly, you will find that there should be minimum vertical wind shear.
यानी कि ये जो एक डेवलपमेंट हो रहा है साइक्लोन का, उसको बाधित करने के लिए कोई हवा का मूवमेंट मुझे नहीं चाहिए. लेट इट डेवलप इन आइसोलेशन, गेन इट्स स्ट्रेंथ. ओके, सिमिलरली इट विल रिक्वायर मॉनसूनल मॉइस्चर लोडिंग. मॉइस्चर लोडिंग मतलब जब तक पानी के ऊपर है ये, तब तक ये एक लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन के से वो एनर्जी लेगा, लेटेंट हीट लेगा पानी का. ओके, जब तक लेटेंट हीट है तब तक एनर्जी है. जैसे ही ये साइक्लोन मेरा लैंड के ऊपर आया, ये लेटेंट हीट कट गया, यानी कि अब साइक्लोन वीक हो जाएगा, साइक्लोन खत्म हो जाएगा. तो कुछ कंडीशंस हैं साइक्लोजेनेसिस के. पर साइक्लोन फेंजल इतना डिफिकल्ट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, हाल ही में अगर आपने न्यूज़पेपर्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये साइक्लोन कुछ ऐसा चला, इट केम समथिंग लाइक दिस. उसके बाद ये क्रॉस करके अब फिर से अरेबियन सी में डेवलप हो गया. यानी कि जो आइडियली हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशन से आया, लैंड पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको किताबों में लिखा गया है कि आपका लैंड पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, लेटेंट हीट नहीं होता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. पर साइक्लोन फेंजल के केस में हम क्या देखते हैं? दैट द साइक्लोन कम्स, हिट्स द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी. ओके, कर्नाटका में भी रेनफॉल होता है, एंड देन इट क्रॉसेज ओवर टू द अरेबियन सी साइड एंड इट इज नाउ डेवलपिंग इनटू अनदर साइक्लोन. ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आपका यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून के चलते सॉइल में नमी थी. याद है, अभी अब मॉनसून्स का खत्म हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून्स चल रहे हैं. इसीलिए कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई थी, जिसके चलते क्या हुआ, वहां पे मिट्टी भीगा हुआ था. तो जो साइक्लोन का मॉइस्चर कट जाना चाहिए था, वो इस भीगे मिट्टी के चलते अब डेवलप किया और अब अरेबियन सी के साइड निकल लिया. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है साइक्लोन फेंजल के बारे में. ओके, चलिए आगे देखते हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्या क्या जरूरत होता है. सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने के लिए हमें गर्म पानी चाहिए. तो यू वांट द टेम्परेचर टू बी समवेयर अराउंड 27-26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव दैट. एट द सेम टाइम दिस लो प्रेशर सिस्टम, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक सर्कुलेशन में कोरियोलिस फोर्स के विरुद्ध चल के एक स्वर्लिंग मोशन बनाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में. सेम चीज हम देखते हैं. आपका लो प्रेशर से हवा उठता है, बाहर के साइड से हवा ये पुल करता है ग्राउंड पे, और उसके बाद ये एक ऊपर के साइड निकलेगा और रेन्स ऑफ क्लाउड बेयरिंग क्लाउड्स बनाएगा. बैंड वाइज रेन्स होते हैं. तो यही है ट्रॉपिकल साइक्लोन का मुद्दा, राइजिंग एयर फ्रॉम द मिडल, जहां पे बीच का एरिया है आई ऑफ द साइक्लोन, अ जोन ऑफ काम, क्योंकि उसके इर्द गिर्द से हवा उठ रहा है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा समझिए, आपका हवा जो है, गर्म हवा ओशन में कुछ ऐसे उठ रहा है. ओके, तो ये जो हवा का बीच का जो एरिया बना ना हमारा, ये बन गया हमारा आई, यानी कि जोन ऑफ काम है. इसके इर्द गिर्द एक्टिविटी हो रही है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है. जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाएगा, ये ठंडाएगा, ठंडा के उसके बाद ये डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने की क्रिया में रेनफॉल्स होंगे. करेक्ट. तो यही है साइक्लोनिक फॉर्मेशन का रफ डायग्राम. दिस इज हाउ इट हैपेंस. नाउ एक साइक्लोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे हवा का कंटिन्यूएशन होता रहे. हवा जितना आता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, उतना स्ट्रांग होता जाएगा आपका हवा, उतना स्ट्रांग आपका साइक्लोन होता जाएगा. ये कब तक पॉसिबल है? जब तक मॉइस्चर है, जब तक लेटेंट हीट, आपका लेटेंट एनर्जी जब तक रिलीज हो रहा है. अब आप कहेंगे सर ये लेटेंट हीट क्या होता है? हाँ, ये नया चीज है. चलिए काम करते हैं. आप कभी खिचड़ी बनाइए. खिचड़ी बनाने के पहले आप जैसे ही वो लिड खोलते हैं प्रेशर कुकर का, आप देखते हैं पूरा स्टीम आता है. आप देखेंगे काफी दफा अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको काफी गर्मी लगेगी, आपका हाथ जल भी जाएगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि लेटेंट हीट रिलीज किया. ओके, दैट द हीट contained in the steam is higher as compared to the any other entity at the same temperature. तो यही सेम चीज हम यहां देखते हैं. लेटेंट हीट रिलीज होता है, साइक्लोन अपना स्ट्रेंथ बढ़ाता है. राइट फ्रेंड्स, अब साइक्लोन्स का नामकरण कैसे होता है? ये जो साइक्लोन फेंजल का नाम पड़ा, किसने डाला? वेल, सऊदी अरेबिया ने डाला. अब मुद्दा उठता है कि कैसे नाम डिसाइड होते हैं. पहला बात समझिए, आप अपने एनवायरमेंट के सिलेबस में पढ़ते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WMO. ठीक है, आपकी किताबों में लिखा है इट वाज सेट अप इन द ईयर 1873. राइट, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1950. और उसके अंदर आप देखते हैं WMO रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स चलाता है. वैश्विक स्तर पे टोटल ऑफ 6 RSMCs आर देयर, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर. जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे अरेबियन सी,
बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का मॉनिटरिंग करता है RSMC न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है भला? ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका साइक्लोन का डेवलपमेंट हुआ, लेट्स कंसिडर कि ये फाइंजल डेवलप होकर बांग्लादेश के साइड जाता, तो बांग्लादेश को कौन इंफॉर्मेशन देगा? RSMC न्यू दिल्ली अर्थात इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। RSMC न्यू दिल्ली के 13 मेंबर स्टेट्स हैं। ये सारे इंडियन ओशन बेसिन के जितने सारे कंट्रीज हैं वो सारे हैं। अब वो चाहे ओमान हो, मालदीव्स हो, सऊदी अरेबिया हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल ऑफ दीज आर दी लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन बेसिन। और 13 मेंबर स्टेट्स RSMC न्यू दिल्ली के मेंबर्स हैं। और IMD यानी कि RSMC न्यू दिल्ली इन सारे 13 मेंबर स्टेट्स को एक तरीके से फोरकास्टिंग करता है, उनको एडवाइजरीज देता है, मॉनिटरिंग ऑफ द साइक्लोन, ट्रैकिंग ऑफ द साइक्लोन करता है। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि साइक्लोन फेंजल का नाम किसने दिया था? तो अगर आप साइक्लोन फेंजल का देखेंगे, इट वाज प्रोवाइडेड बाय सऊदी अरेबिया, जो कि एक मेंबर स्टेट है RSMC न्यू दिल्ली का, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर। ओके, नाउ टोटल 6 ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके एनवायरमेंट के सिलेबस के हिसाब से। नोडल एजेंसी IMD है और ये रहे सारे मेंबर स्टेट्स। टोटल 13 मेंबर स्टेट्स हैं RSMC न्यू दिल्ली के। अब मुद्दा उठता है कि जो नामकरण होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया साइक्लोन डाना, करेक्ट, साइक्लोन आजमा, साइक्लोन फेंजल, ये नाम कैसे डाले जाते हैं, किस क्राइटेरिया के अंदर डाले जाते हैं? तो आप देखेंगे काफी सिंपल क्राइटेरिया है। ये मेंबर स्टेट्स अपने अपने नाम की लिस्ट सबमिट करते हैं। ये जो नाम है ये नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, नॉन रिलीजियस होने चाहिए, मैक्सिमम इनका लेटर्स 8 ही हो सकता है, इनका करेक्ट मीनिंग इंटरप्रिटेशन आपको देना पड़ेगा RSMC न्यू दिल्ली में। और उसके बाद जो एक मीटिंग होगा इन सारे मेंबर स्टेट्स का, उसमें ये इंडिविजुअल नेम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक्सेप्टेंस हो जाएगा कौन सा नाम इंक्लूडेड है, कौन सा नेम रिजेक्टेड है। तो उसी क्रिया में साइक्लोन फेंजल सऊदी अरेबिया द्वारा दिया गया था एंड दैट वाज द नेम गिवन फॉर द रीसेंट साइक्लोन दैट हिट द साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आपके लिए क्राइटेरिया यहां पे एस्टैब्लिश कर दिया है। ध्यान रखिएगा, साइक्लोन का एक और चीज आपको पता होना चाहिए विच इज फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। करेक्ट, अब चलिए फोरकास्टिंग के बारे में तो हम लोग समझ गए, वार्निंग के बारे में ज्योग्राफी करंट अफेयर्स नवंबर 2024 के लेक्चर को जरूर देखिए, जहां पे डिफरेंट कलर कोडिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्लस 4 बार जो वार्निंग दी जाती है 72 घंटे से लेकर 12 घंटे पूर्व साइक्लोन आने के, वो सारे चारों को मैंने डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। उस डिस्कशन का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। राइट, चलिए डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी का लेवल नॉलेज अगेन, विली विली कहां पे होता है, हरिकेन कहां पे होता है, टोर्नेडो कहां पे होता है। करेक्ट, ये सारे नेम्स हैं। साइक्लोन हमारे टाइफून्स इन नियर जापान कोस्ट, ओके, विली विली नियर ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन्स नियर ईस्ट पैसिफिक। Okay, so this is the different names of tropical cyclones which you should know from the exam perspective. चलिए, that concludes this discussion. इस पूरे PDF डिस्कशन का PDF आपके लिए अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस आपके लिए आने वाले हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जरूर जुड़िए। अगर आप 2025-26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनेगा ये। राइट, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, या अगर आप इस तरह के और एक्सप्लेनर वीडियोस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो। जाने से पहले बतला दूं, स्टडी IQ के 2 बुक्स सेल पे हैं, रिकमेंडेड हैं साल 2025 के अभ्यर्थियों के लिए। पहला किताब है 1000 MCQ सीरीज, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं, इंक्लूडिंग PYQs। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स से पहले टॉपिक वाइज MCQ सॉल्विंग जरूर करिए। दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट आपके वीक एरियाज क्या है। और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए स्टडी IQ का NCERT सिंप्लीफाइड सीरीज को जरूर रेफर करिए। हाउ टू क्लियर योर फंडामेंटल्स एंड देन यूज दोस कॉन्सेप्ट्स इन द हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी थॉरली अंडरस्टूड बाय एनी सीरियस कैंडिडेट। राइट, जाने से पहले स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन दिसंबर बैच का एडमिशंस अब बस खत्म होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस्ड स्टैटिक, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, ये सारा कुछ कराया जाएगा। ना सिर्फ प्रीलिम्स का, पर मेंस का और पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन भी इसमें आप करेंगे। एंड टू एंड प्रिपरेशन है स्टडी IQ द्वारा आपके लिए। ओके, साइन अप करने के लिए स्टडी IQ के वेबसाइट पे आपको यूज करना है ये स्पेशल डिस्काउंट कोड BA
BALIVE. Once you use the discount code BALIVE, आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ में आप जुड़ते हैं सीधा मेरे बैचेस में. ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, ऑप्शनल के स्टूडेंट्स, मैं उनके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास लेता हूं, और जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए इस बैच में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्लासेस हम लेंगे. आई विल सी यू इन क्लास. ठीक है, चलिए, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मेक श्योर यू यूज द कोड BALIVE जब भी आप स्टडी IQ के वेबसाइट या ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, किताब, ऑप्शनल कोर्स, anything and everything that you get from the website, maximum discount is available for you once you use the code BALIVE. I hope you like this discussion. Please do consider leaving a like and a comment. और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.